ये कहानी है एक माइक्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की, जो देखने में एक आई लेंस की तरह होता है और उसे जबरदस्ती शहर के सब लोगों की आंखों में लगा दिया जाता है। यूं इंसानों का कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। लोग जो देखते, करते और सोचते हैं उसका मुकम्मल डाटा गवर्नमेंट के डाटा स्टोर में अपडेट हो रहा होता है। ये लेंस इंसान की सोच तक पढ़ने की ताकत रखता होता है। यूं हर उस तहरीक और एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है जिससे गवर्नमेंट के मुफाद पर चोट पड़ती हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि खेल पलटने लगता है। इस आई कंप्यूटर को कोई इस तरह से चारा डालता है कि एजेंसीज भी चकरा जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे ये स्टोरी करने का ख्याल सोनी, सैमसंग और गूगल की नेक्स्ट अप्रोच यानी इस लेंस से आया। ये एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर ही होगा। फ्यूचर में ये लेंस आपकी आंख का हिस्सा बनकर आपको ऐसी कलरफुल शामें और सुबह दिखाएगा कि आप आम आंख से देखना पसंद ही नहीं करेंगे। फिर यही कंप्यूटर आपको होलोग्रामिक फ्रेंड्स भी देगा जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी रियल लाइफ में मर चुके हों वो इस कंप्यूटर के जरिए, इस लेंस के जरिए आपको जिंदा करके वापस लौटा दिए जाए। यानी ओवरऑल आप रियल लाइफ के बजाय एक वर्चुअल लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो इसी टॉपिक पर मैंने एक फिल्म की स्टोरी आपके सामने रखने का फैसला किया। फिल्म एनोन में ऐसी ही लेंस टेक्नोलॉजी क्या गुल खिलाती है, ये सब आप इस फिल्म में जानेंगे। नाज़रीन, कहानी की शुरुआत होती है सेल नाम के इस कैरेक्टर से, जो ऑफिस जाते हुए रास्ते में सब लोगों को देख रहा था। उसका लेंस उसे हर शख्स के बारे में एक डिटेल शो कर रहा था। शहर में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गवर्नमेंट एक ऐसा लेंस डालती है जिसके जरिए उन्हें कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। कत्ल होने वालों की आखिरी रिकॉर्डिंग से कातिल का पता लगाया जाता है और इसी लेंस की मदद से कानून से भागने वालों को पकड़ा जाता है। गवर्नमेंट इस सारे डाटे को मेंटेन करने के लिए एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कायम करती है जो शहर के हर फर्द पर नजर रखता है और बाकी सिक्योरिटी इदारों को डाटा फराहम करता है। ओवरऑल इस लेंस की थ्योरी यह है कि इस लेंस के जरिए इंसान जो भी देखता है उसको पीछे गवर्नमेंट देख रही होती है। अब ये लेंस इतना एडवांस होता है कि हमारे दौर की सारी टेक्नोलॉजी, मसलन मोबाइल फोन, LCD और सोशल साइट्स वगैरह हर चीज को निगल जाता है। फर्द सिर्फ सोचता है तो मुतलका बंदे को होलोग्रामिक कॉल मिल जाती है और फर्द सिर्फ सोचता है तो उसके सामने नेट खुल जाता है और वो गाने, फिल्में, रिसर्च कुछ भी एंजॉय कर सकता है। हालांकि दूर से देखने पर वो फारग बैठा ही नजर आता है, लेकिन वो अपने लेंस के जरिए वो सारी चीजें एंजॉय कर रहा होता है जिसे हम आज LCD, मोबाइल फोन या इंटरनेट रिसर्च के जरिए एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, सेल ऑफिस जाते हुए लोगों की डिटेल को देखता है जो उसके लेंस के जरिए शो हो रही थी, लेकिन उसके पास से एक लड़की गुजरती है जिसका कोई डाटा शो नहीं होता। सेल उसे गौर से देखता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सेल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसका काम कत्ल की पेचीदा गुत्थियों को सुलझाना होता है। ऑफिस पहुंचने के बाद उसे एक कत्ल की इतला मिलती है और वो जाए वक़्वा पर अपने दोस्त चार्ली और दीगर टीम के साथ पहुंचता है। ये जेम्स नामी किसी बिजनेसमैन की डेड बॉडी पड़ी थी। चार्ली सेल को मरने वाले की आखिरी मेमोरी एक्सेस करने को कहता है ताकि कातिल को देखा जा सके। मगर ये क्या, मेमोरी में हम जेम्स को मरने से कबल किताब पढ़ते देखते हैं। फिर अचानक उसका विजुअल क्रैश होता है और जेम्स वही देखने लगता है जो कातिल देख रहा था। अब कातिल जेम्स के पीछे मौजूद था। यूं जेम्स मरने से कबल खुद को ही देख रहा था और फिर उसे कोई शूट कर देता है। ये अपनी नौयत का सबसे अनोखा किलिंग केस था जिसमें कातिल ने खुद को छुपाने के लिए इस लेंस कंप्यूटर को हैक कर लिया था और मरने वाले को वही दिखाया था जो वो खुद देख रहा था। अभी इस कत्ल का मामला बीच में ही पड़ा था कि एक ऐसे ही मजीद कत्ल की इतला मिलती है। यू इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में चार्ली, सेल और लेस्टर दीगर खुफिया ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें कत्ल होने वालों की आखिरी रिकॉर्डिंग को बार बार देखकर उसका एनालिसिस किया जाता है। अब ये बात तो तय थी कि कातिल एक माहिर हैकर था, मगर था वो कौन?
सेल को अचानक उस लड़की का ख्याल आता है जिसे उसने कल ऑफिस जाते हुए रास्ते में देखा था। कहीं कातिल वो तो नहीं। ये कहकर वो उस लड़की की विजुअल फाइल को चार्ली और लेस्टर से शेयर करता है। यानी शक के पहले दायरे में इस लड़की को रख लिया गया। जब सेल ने उस लड़की को देखा था तो उससे आगे और पीछे जितने भी लोग थे, एजेंसी ने उन सब के लेंस का डाटा भी निकाल लिया। यानी अब वो उस लड़की तक पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन ये क्या, अचानक उस लड़की की विजुअल फाइल डिलीट हो जाती है खुद ब खुद। सेल, चार्ली और लेस्टर के लेंस कंप्यूटर फाइल लोस्ट का सिग्नल देते हैं। इसी तरह बाकी लोगों की तरफ से भी यही सिग्नल आता है। यूं इस लड़की पर एजेंसी का शक मजीद बढ़ जाता है। सेल रात को घर आता है और बेड पर लेटकर अपने मरहूम बेटे के साथ बिताई चंद यादें देखने लगता है। और इसी दौरान उसे ऑफिस से चार्ली की कॉल आती है कि शहर के मशरकी इलाके में 2 हम जिन्स परस्त लड़कियों को मार दिया गया है। और इस कत्ल में भी हस्बे मामूल कातिल ने उनकी आंखों को हैक किया और उन्होंने उन 2 लड़कियों ने खुद को मरते हुए देखा है। सेल फौरी तौर पर मौका वारदात पर पहुंचता है और वहां हाउस की बूढ़ी औरत से पूछगछ करता है। उस बूढ़ी औरत के मुताबिक एक लड़की इन 2 लड़कियों से मिलने आई थी। अब ये कत्ल उसने किया है या किसी और ने किया है, ये वो नहीं जानती। इसी दौरान सेल का सिक्योरिटी ऑफिसर जो घर की तलाशी ले रहा था, उसे कोई मारकर दरवाजे की तरफ भागता है। सेल तेजी से उसके पीछे निकलता है, लेकिन कातिल निकल चुका था। अब जिस जगह सेल मौजूद था वहां से किसी दूसरी जगह भागने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी अंडरग्राउंड ट्रेन और ट्रेन स्टेशन। सेल अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन की सीढ़ियां नीचे उतरने लगता है और अचानक उसकी आंखों के विजुअल बदलने लगते हैं और सीढ़ियां जो बिल्कुल सीधी नजर आ रही थी, अचानक उनमें एक जगह ठहराव नजर आता है। तो वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरता हुआ स्टेशन के फर्श पर आन गिरता है। वो तेजी से उठता है और उसे लगता है कि शायद कातिल ट्रेन में है, लिहाजा वो भागकर ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है। तो अचानक दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन उससे टकरा जाती है। दरअसल इस स्टेशन में एक ही ट्रेन का ट्रैक था। सेल ने जिस ट्रेन में घुसने की कोशिश की थी वो दरहकीकत थी ही नहीं। हैकर अब सेल की आंखों को भी हैक कर चुका था और रियल सीन को एडिट करके सेल को दिखा रहा था, जिससे वो ट्रेन के नीचे आते आते बचता है। अब सेल ऑफिस पहुंचकर चार्ली और लेस्टर को अपने साथ बीती सारी कहानी सुनाता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। उनके ख्याल में कोई भी हैकर इतना जदीद नहीं हो सकता कि आनन फानन असल सीन को ही एडिट कर मारे। सेल उन्हीं इस सारे मामले के विजुअल दिखाने के लिए भेजता है तो उसमें सब कुछ ओके था। कहीं सीढ़ियां एडिट नहीं होती और ना ही वो ट्रेन नजर आती है जिस पर सेल ने चढ़ने की कोशिश की थी। अब सेल खुद परेशान हो जाता है कि ऐसा चारा तो उन्हें कभी किसी ने नहीं डाला। दूसरी तरफ एजेंसी उस लड़की को खोजने में लगी हुई थी जिसकी कोई सरकारी शनाख्त भी मौजूद न थी और वो दोबारा कभी कहीं देखी भी नहीं गई थी। जबकि सेल अपने मन ही मन में कंफर्म कर चुका था कि कातिल अगर कोई है तो वो यही लड़की है, बस जरा सबूत मिलना बाकी है। नाजरीन, कत्ल होने वालों पर तहकीक में ये बात सामने आई कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनके बारे में वो ये चाहते थे कि किसी को भी इल्म ना हो। यहाँ तक कि लेंस के जरिए जो सरकार को रिपोर्ट मिल रही है वो उस रिपोर्ट को भी डिलीट करवाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हैकर को हायर किया था जिसने वो मखसूस फाइल्स डिलीट करने के बजाय अपने क्लाइंट को ही मार दिया। और ये बहुत ही अचंभे की बात थी। एजेंसी फैसला करती है कि सेल एक अंडरकवर स्टॉक ब्रोकर बनकर क्राइम करेगा और फिर उस क्राइम का डाटा डिलीट करवाने के लिए एक ब्लैक मार्केट में ऐड देगा और यकीनन हैकर कातिल उसे मारने के लिए भी जरूर आएगा और एजेंसी उसे धर लेगी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्लान के मुताबिक सेल एक अंडरकवर रंगीन मिजाज ब्रोकर बन जाता है। वो एक तवाइफ के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेता है। अब वो ये तासुर देता है कि अगर ये प्राइवेसी उसकी बीवी को पता चल गई तो उसकी बहुत खरामी आएगी। लिहाजा वो एक ब्लैक मार्केट साइट पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर शेयर करता है कि कोई है जो मेरे लेंस को हैक करके उसमें से डाटा डिलीट कर सके। सेल को कई एक रिस्पॉन्स आते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है जिसमें हैकर का नाम एनोन होता है। सेल को ये नाम थोड़ा अजीब लगता है और वो उसी हैकर को हायर कर लेता है। मुकर्रर टाइम पर
सेल अपने घर में पिस्टल के साथ रेडी था और लेस्टर भी अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था कि दरवाजा खुलता है और कोई अंदर दाखिल होता है। सेल देखता है कि ये वही लड़की थी जिसकी इन्हीं तलाश थी या जिस पर एजेंसी को कभी शक था, लेकिन वो उसे आनन फानन गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। अगर वो सेल को मारना चाहती तो उसे धर लिया जाता या एजेंसी सेल के जरिए उसे किसी को कत्ल करने का टास्क देती और ऐन मौका पर उसे पकड़ लिया जाता। रास्ते दोनों थे, अब इंतखाब इस लड़की ने करना था। मुलाकात शुरू होते ही एनोन ने सेल से कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। तुम मुझे मेमोरी का जितना हिस्सा डिलीट करने का कहोगे मैं उतना ही करूँगी। मुझे उससे आगे या पीछे झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये मेरी आदत है। ये बात सुनकर सेल को थोड़ा इत्मीनान हुआ क्योंकि अगर वो आगे पीछे झांकती तो यकीनन सच तो फिर ये था कि वो एक स्ट्रोक ब्रोकर नहीं था। एनोन अपनी आंखों से सेल की आंखों को हैक करती है और उसकी क्राइम रिकॉर्डिंग को इस तरह से एडिट करती है कि सिर्फ फ्रेम रह जाता है। फ्रेम के अंदर वो तवाइफ रिमूव हो जाती है। ये वाकई ही बहुत ही हैरत अंगेज एडिटिंग थी। अब फ्रेम कुछ यूं था कि सेल अकेला ही किसी अनदेखी चीज से जिनसी ताल्लुक कायम कर रहा था और ये सीन बहुत ही मजाइका खेज लग रहा था। एनोन उसे मजीद एडिट करके एक्सरसाइज में बदल देती है, यानी अब सीन में सेल मॉर्निंग एक्सरसाइज करता नजर आता है और वो मंजर में इस तरह का शेड बढ़ती है कि जैसे सुबह सुबह का वक्त हो। सेल एनोन से अंदर ही अंदर बहुत मुतासर होता है और सोचता है कि हर रंगीन मिजाज आदमी के साथ एनोन जैसी एडिटर जरूर होनी चाहिए, जिसकी बदौलत घर वालों को लगे कि बंदा आजकल बहुत ही एक्सरसाइज लवर है। इस सारे प्रोसीजर में एनोन ऐसा कोई साइन नहीं देती जिससे उसका सेल को कत्ल करने का इरादा जाहिर होता हो, यानी अब वो एक दूसरे रास्ते का इंतखाब कर चुकी थी। लिहाजा सेल उससे गपशप करने की कोशिश करता है, जिसका वो हाँ ना में जवाब देती है और काम खत्म करने के बाद वो वापस जाने के लिए लौटती है तो सेल को कहती है कि अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लो वरना मैं तुझे शूट कर दूंगी, और वो अपना पिस्टल निकाल लेती है। लेस्टर और सेल देखते हैं कि ये वैसा ही पिस्टल है जैसा हैकर किलर यूज कर रहा था। सेल दीवार की तरफ मुंह कर लेता है और फिर अचानक गोली चलती है। सेल तेजी से पीछे देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। लेस्टर शीशे के पीछे से निकलकर कहता है कि वो हमारी आंखों के सामने गायब होगी। दरअसल वो गायब नहीं होती बल्कि ऐसी कमांड देती है जिससे इर्द गिर्द देखने वाले सब लेंस कंप्यूटर्स की नजरों से ओझल हो जाती है। अब एजेंसी के हाथ में सिर्फ उस लड़की से हुई चंद मिनट की मुलाकात ही थी, जो कुछ वक्त बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। इसी दौरान शहर में मजीद 2 कत्ल हो जाते हैं और एजेंसी पर दबाव बहुत ही बढ़ जाता है। इन्हें हर सूरत कातिल को तलाश करना था। एजेंसी कमिश्नर एक हैकर को हायर करता है जिसका नाम साइरस होता है। साइरस एजेंसी के सामने जाने माने हैकर्स की तस्वीरें शो करता है, जिसमें से एक एनोन भी होती है। सेल साइरस को एनोन के डाटा स्ट्रीम को हैक करने का बोलता है, यानी वो इस वक्त क्या देख रही है। साइरस एनोन की विजुअल स्ट्रीम को एक्सेस करता है तो वो एक घर में मौजूद होती है और उस घर की लोकेशन ब्लॉक होती है। साइरस कहता है जब तक ये खिड़की से बाहर नहीं देखेगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इस वक्त शहर के किस हिस्से में और किस घर में मौजूद है। सेल कहता है कि हम सारी रात बैठकर उस लम्हे का वेट करेंगे जब ये थक कर खिड़की से बाहर देखेगी। अब एजेंसी के लोग एनोन के विजुअल लाइव स्ट्रीम को देखने लगते हैं। वो तमाम रात अपने क्लाइंट के कारनामों को एडिट करती है, किसी को एक्सरसाइज लवर तो किसी को बहुत ही मजहबी और शरीफ इंसान बनाती है। किसी ने सारा पर्चा नकल किया होता है तो उसे ईमानदारी से हल करता दिखाती है। एनोन काम करते करते जब थक जाती है तो खिड़की से बाहर जैसे ही झांकती है तो सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। सेल साथ साथ एनोन के क्लाइंट्स का डाटा भी निकालता जाता है कि कौन कौन लोग उससे काम ले रहे हैं, और अगले दिन मजीद एक और कत्ल हो जाता है और मरने वाला एनोन का क्लाइंट ही था, यानी गुज़श्ता रात उसने एनोन से काम लिया था। यानी अब वाज़े तौर पर कत्ल का ताना बाना एनोन से मिल रहा था। एजेंसी सेल को स्टॉक ब्रोकर का करैक्टर जारी रखने का ऑर्डर देती है,
सेल अगले दिन एक होकर से नशा खरीदता है और एनोन को उस रिकॉर्डिंग को रिमूव करने के लिए बुलाता है। सेल ने इस बार कुछ अलग तरह से तैयारी की थी। एनोन उसके लेंस डाटा से उस हुकर को मिटा देती है और यूं दोनों में बातों बातों का सिलसिला शुरू होता है। सेल अपने बारे में एक फर्जी तारुफ करवाता है, जबकि एनोन भी कुछ दुखी कहानी शेयर करती है। दोनों बातों बातों में काफी खुल मिल जाते हैं। तब एनोन सोचती है कि एक लंबे अरसा बाद कोई उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहता है, तो क्यों ना उसका पास्ट एक बार देख लिया जाए। यूं वो सेल को खबर किए बगैर उसकी लेंस रिकॉर्डिंड चेक करती है, तो वो एक स्टॉक ब्रोकर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर निकलता है, जो एनोन से मिलने से कुछ वक्त कबल हेडक्वार्टर में उसे फांसने की बात कर रहा था। अब इस मुलाकात में लेस्टर शीशे के पीछे छुपा हुआ था। एनोन चुपचाप वहां से हवा हो जाती है, लेकिन लेस्टर शीशे के पीछे से नहीं निकलता। सेल उसे आवाज देता है तो कोई जवाब भी नहीं आता। सेल शीशे के पीछे देखता है तो लेस्टर बिल्कुल वैसे ही मरा पड़ा था जैसे हैकर दूसरों को मार चुका था। अब ये मंजर देखकर सेल के तोते उड़ जाते हैं। इसी दौरान एनोन उसे कॉल करती है और कहती है कि सेल, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अगर आइंदा तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात ही होगी। अब इस सारे सीन से एजेंसी का एनोन पर शक मजीद गहरा से गहरा हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एनोन ही है। और सेल एनोन के साथ जज्बाती ताल्लुक कायम करने की कोशिश में उसकी जाती दुश्मनी की जद में आ गया था। यानी अब दोनों तरफ से खेल खुलकर सामने आ चुका था। एक तरफ गुमनाम हैकर एनोन तो दूसरी तरफ सेल और एजेंसी। खेल अब बुरी तरह फंसने वाला था और कहानी बहुत सनसनीखेज हो जाती है। नाज़रीन, एजेंसी के मुताबिक एनोन अपने हर क्लाइंट को कत्ल कर रही थी और सेल उसके क्लाइंट से आगे जाती ताल्लुक में जाता जाता अपनी असल प्रोफाइल एक्सपोज करवा बैठा था और अब दोनों खुलकर सामने आ गए थे। रात को सेल अपने कमरे में मौजूद था कि एनोन का मैसेज आता है कि तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। सेल कहता है कि बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एनोन कहती है कि तुम धमकी सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। देख मैं तुम्हें कैसे पागल बनाती हूँ। इस आखिरी मैसेज के साथ ही सेल का विजुअल डिस्टर्ब होकर बदलने लगता है और अब वो खड़ा तो अपने कमरे में था, लेकिन आंखें देखती हैं कि वो एक गली में अंधाधुंध भाग रहा है और कोई उसे कत्ल करना चाहता है। कातिल की गुराहट, सुनसान गली और मौत का खौफ। अचानक कातिल उसको जमीन पर गिराकर कत्ल करने की कोशिश करता है। सेल जो कि हकीकत में अपने कमरे में मौजूद था, वो इस तरह चीखता है जैसे कोई बकरा ज़िबा किया जा रहा हो और वो फर्श पर गिरा उस इल्यूजन में मौजूद कातिल से बचने की कोशिश करता है। जब कातिल उस पर आखिरी वार करता है तो सेल मरने के लिए आंखें बंद कर लेता है और उसके गिर्द एकदम मुकम्मल खामोशी छा जाती है। वो धीरे धीरे से आंखें खोलकर देखता है तो वो अपने कमरे में ही मौजूद था। इसी दौरान उसे एक दूसरा इल्यूजन दिखाई देता है कि कोई पागल कुत्ता उस पर टूट पड़ा है और वो उससे बचने के लिए तड़पता है और हवा में लातें और बाजू मारता है। कुछ वक्त बाद ये इल्यूजन भी खत्म हो जाता है और वो दीवार से टेक लगाए सांसें बहाल करने लगता है। अब सेल की कुव्वत इरादी, बहादुरी और सोचने की ताकत, हर चीज चंद मिनटों में तबाह हो गई थी और वो बच्चों की तरह सहमा हुआ था। इसी दौरान वो देखता है कि उसके कमरे में हर तरफ चूहे ही चूहे फैल गए हैं जो उसे काटने को दौड़ रहे हैं और इस आखिरी इल्यूजन में वो इंतहाई वहशत भरे अंदाज में चीखता है। कुछ वक्त बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई चूहा, कोई पागल कुत्ता और ना ही कोई कातिल उसके पीछे था। एनोन ने उसके इस लेंस को हैक करके उसमें ऐसे वीडियो टेम्पलेट प्ले किए थे जिसने उसकी ब्रेन सेंसर्स को उधेड़ कर रख दिया था। नाजरीन, इंसानी सेंसर्स की कमजोरी यह है कि ये जैसे ही खौफ महसूस करती हैं तो इनमें एनालिटिक पावर तकरीबन खत्म हो जाती है। ये सच और झूठ के दरमियान फर्क नहीं कर पाती और दिमाग को बैरूनी डाटा जो कि फेक होता है और उसको भी रियलिस्टिक बनाकर दिखाती है। मूवी से हटकर बात करूं तो स्पिरिचुअल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक इंसान कभी न कभी इल्यूजन यानी नजर का धोखा देखता जरूर है। अब इंसान जो देखता है वो मंजर तराशता कौन है, उसे एनिमेट कौन करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज उसे
जिन्नात या फरिश्ते से ताबीर करता है, जबकि साइंटिफिक नॉलेज उसे ज़हनी फतूर करार देता है। हकीकत जो भी है, लेकिन मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको कभी कोई ऐसी चीज़ नजर आए जिसे सिर्फ आप ही देख पा रहे हो, तो हिम्मत करके उसे छूने की कोशिश कीजिएगा या कम से कम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जरूर दीजिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि छूने पर आपको मालूम होगा कि वो महज एक तस्वीर है जो आपके दिमाग की पैदा करता है या किसी हवाई चीज की पैदा करता है जो कि गायब हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें तब तक आप पर गालिब नहीं आ सकती जब तक आपकी एनालिटिक पावर ठीक से काम कर रही है और आप सेहतमंदाना फैसला करने की पोजीशन में हैं। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। एनोन सेल को इल्यूजन दिखाने के बाद कहका लगाती है और कहती है कि तुम एजेंसीज के लोग आम लोगों को खूब इशारों पर नचवाते हो। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन अब देखना कि तुम एजेंसी वालों को मैं कैसे नचवाती हूँ। उसके बाद चैट ऑफ हो जाती है। अगले दिन सेल ड्यूटी पर जाने के लिए जैसे ही रूम से निकलता है तो अचानक बिल्डिंग की राहदारी में शदीद आग भड़क उठती है। सेल जल्दी से हवास बाख्ता होकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अगले ही लम्हे वहां कोई आग न थी। सब कुछ नॉर्मल था। अलबत्ता पड़ोसी रूम से निकलकर उससे पूछता है कि सेल सब कुछ खैरियत तो है। सेल कोई जवाब दिए बगैर लिफ्ट तक आ जाता है। लिफ्ट खाली थी और जैसे ही सेल लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है तो वो एक दीवार थी। हकीकत में लिफ्ट दूसरी साइड पर थी। सेल गाड़ी लेकर रोड पर आता है तो खिलाफे मामूल शहर का मसरूफ तरीन रोड खाली था। सेल जब एक चौक क्रॉस करने लगता है तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल रोड खाली नहीं था। एनोन उसको इल्यूजन के जरिए ऐसा दिखा रही थी जैसे सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हो। सेल डिप्रेस होकर गाड़ी साइड पर करता है और सड़क पर बैठ जाता है और अपने दोस्त चार्ली को कॉल करता है। उसकी हालत तकरीबन नीम पागल जैसी हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि जो वो देख रहा है वो सच है या जो वो नहीं देख रहा वो सच है। कुछ वक्त बाद चार्ली उसके पास आता है तो सेल उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह एनोन उसकी आंखें हैक करके उसे मारने से पहले पागल करने पर तुली हुई है। अभी वो ये परेशानी बयान कर ही रहा था कि एक पुलिस मैन आता है जो उसे बताता है कि उसने अपने पड़ोसी को कत्ल कर दिया है और ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं उसके ही लेंस से मिली। हालांकि सेल ने अपने पड़ोसी को कत्ल नहीं किया था। पुलिस उसे वहां से ले जाती है और इन्वेस्टिगेशन में उसे उसी ही की आंखों से रिकॉर्ड शुदा वो मनाजर दिखाती है जिसमें वो पहले बिला वजह फायरिंग करता है, फिर जब पड़ोसी निकलकर खैरियत पूछता है तो वो उसे भी मार देता है। सेल चार्ली से कहता है कि चार्ली मेरे दोस्त, मेरा यकीन करो ये सब कुछ एडिटिंग है। पड़ोसी को एनोन ने कत्ल किया है और उसे मेरे साथ डालना चाहती है। यार एजेंसी के कहने पर एक खतरनाक हैकर के सामने मैं चारा बना हूं आप लोगों के लिए, और अब आप भी मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते। चार्ली एनोन के गिरफ्तार होने तक सेल को सस्पेंड कर देता है और उसे घर में हाई सिक्योरिटी पर नजरबंद कर देता है, जबकि शहर में पुलिस और एजेंसीज एनोन की तलाश में पूरी तरह एक्टिव हो जाती हैं। अब सेल घर में कुछ इस तरह से नजरबंद था कि एक पुलिस ऑफिसर हर वक्त उसकी आंखों में से देख रहा था। सेल मन ही मन में एनोन तक पहुंचने का और उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। सेल ने लास्ट बार जब एजेंसी के साथ मिलकर उसने एनोन के विजुअल स्ट्रीम को हैक किया था तो सिग्नल लॉस्ट होने से 1 सेकंड पहले एनोन ने खिड़की से बाहर देखा था, जिससे बाहर शहर का एक कमजोर सा अक्स जो था वो विजुअल स्ट्रीम में इन्हीं दिखाई दिया था। और यूं सेल को एक कमजोर अंदाजा हो गया था कि एनोन शहर में कहां छुपी हुई है। अब जो कि एजेंसी का एक बंदा घर के बाहर हर वक्त उसकी आंखों से देख रहा था, सेल उसे चकमा देने के लिए कुछ वक्त अपनी पुरानी यादें देखता है, फिर नींद का बहाना करके आंखें बंद कर लेता है। बाहर बैठा सिक्योरिटी ऑफिसर भी यही समझता है कि शायद सेल सो चुका। अब सेल बंद आंखों के साथ उठ खड़ा होता है और पिस्टल लिए घर से बाहर निकल आता है। सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ ही फासले पर जैसे ही सेल आंखें खोलता है तो सिक्योरिटी ऑफिसर चौंक कर सेल की तरफ देखता है और इसी दौरान सेल उसे बेहोश करके एनोन की तलाश में निकल जाता है, जबकि उसकी इस कार्रवाई का इल्म एजेंसी के हेडक्वार्टर में भी हो जाता है। चार्ली अपनी टीम के साथ सेल के ताकुब में निकल खड़ा होता है, जबकि सेल
आखिर एनोन की लोकेशन ढूंढ ही लेता है और जाते ही उस पर पिस्टल तान कर कहता है, एनोन तुम्हारा खेल खत्म। मैं इतना जलील जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना तुमने मुझे सिर्फ 24 घंटे में कर दिया। आगे से एनोन कहती है कि मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम अभी जिंदा हो, क्योंकि कोई है जो मेरे हर क्लाइंट को मार रहा है और मुझे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेलना चाहता है। हालांकि मैं एक बेजरर इंसान हूं। मुझे जब इल्म हुआ कि तुम एक सिक्योरिटी एजेंसी के फर्द हो तो मैंने खौफ के मारे तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं की। ये कहकर वो कुछ प्रूफ भी दिखाती है जिससे सेल को मालूम हो जाता है कि कातिल और एनोन दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। इसी दौरान चार्ली वहां पर छापा मारता है तो सेल वहां अकेला खड़ा दीवार पर पिस्टल ताने बातें कर रहा था। एनोन जिसने खुद को इस हद तक सिक्योर कर रखा था कि गवर्नमेंट के अलॉट शुदा लेंस उसको देख ही नहीं पाते थे। हाँ, वो खुद जिसे नजराना चाहे आ सकती थी। चार्ली वहां आता है और चीख कर कहता है कि सेल तुम पूरे हिल चुके हो। आगे से सेल भी चीख कर कहता है कि मेरा यकीन करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये एनोन तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कातिल नहीं है बल्कि कोई इसका हैकिंग कैरियर खत्म करना चाहता है। आगे से चार्ली कहता है कि सेल तुम्हारे हिलने की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि यहाँ कोई भी नहीं खड़ा, फकत तुम, मैं और एजेंसी के लोग हैं। एनोन सेल को दोबारा मिलने का कहकर वहां से साइड पर हो जाती है, जबकि सेल को वापस घर में नजरबंद करके उसकी सिक्योरिटी डबल कर दी जाती है। अगले दिन सेल को एनोन का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सेल कहता है कि बाहर सिक्योरिटी बहुत सख्त है। एनोन कहती है कि अभी देखना। कुछ वक्त बाद सिक्योरिटी को इमरजेंसी का फेक ऑर्डर मिलता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब एनोन सेल के घर में दाखिल हो चुकी थी और इसी दौरान सेल के विजुअल फिर से बदलने लगते हैं। वो देखता है कि वही पिस्टल लिए किलर उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो मरने से कबल खुद को ही देख रहा था। इसी दौरान कमरे में अचानक फायर की आवाज गूंजती है और किसी मर्द के चीखने की आवाज आती है और साथ ही सेल के विजुअल भी ठीक हो जाते हैं और वो देखता है कि सामने एनोन खड़ी है, जबकि फर्श पर कोई औंधे मुंह गिरा हुआ है। उसकी टांग भी जख्मी है। वो जैसे ही कराहता हुआ चेहरा ऊपर करता है तो सेल देखता है कि वो साइरस था, वो हैकर जिसे एजेंसी ने एनोन को पकड़वाने के लिए हायर किया था। क्योंकि विजुअल सिस्टम के झटके के बाद सेल अभी पूरी तरह हवास में नहीं था, इसीलिए साइरस एनोन से कहता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन का बखूबी इल्म था, लेकिन देखो मैंने इन एजेंसी वालों को खबर तक नहीं होने दी कि तुम कहाँ रहती हो। अब भी मौका है कि तुम मेरे अंडर काम करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत खौफनाक लिखा जा चुका है। सेल ने जो 24 घंटों में देखा वो तो एक ट्रेलर था, वो तुम्हें उसने बता ही दिया होगा। मैं नहीं चाहता कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर तुम बनो। तो क्या ख्याल है, मेरे साथ मेरे अंडर में काम करना चाहोगी? एनोन नफरत से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि फिल्म तो तब बनेगी जब तुम जिंदा रहोगे। इसी के साथ ही साइरस उठ खड़ा होता है और दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और सेल जो अब नॉर्मल पड़ा मौका की तलाश में था, बिन देखे बैकफायर करता है और साइरस मुंह के बल गिरकर तड़पने लगता है। उसके बाद एनोन चार्ली को मिलती है और उसे विद प्रूफ बताती है कि वो सब कत्ल दरअसल साइरस ने ही किए थे। वो साइरस जो उनकी हसास तरीन लोकेशन में बैठकर इन्हें उल्लू बना रहा था। इस बात का इल्म जब कमिश्नर को होता है तो वो चार्ली को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उसने एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक किए बगैर उसे एजेंसी के हेडक्वार्टर में ला बिठाया था। नाज़रीन, फिल्म के आखिरी सीन में हम सेल और एनोन की मुलाकात देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि इंसान की असल सिक्योरिटी उसकी अपनी आंखों में है, ना कि उसके ऊपर लगे कंप्यूटराइज लेंस लगाने में। सेल पूछता है कि तुम अचानक ये गायब कैसे हो जाती हो? एनोन कहती है कि तुम सब लोगों के लेंस कंप्यूटर के बनाए एल्गोरिदम के मुताबिक चलते हैं। ये एल्गोरिदम हर इंसान को उसके फेस पैटर्न के मुताबिक नंबरिंग देता है और मैंने अपने फेस की नंबरिंग को बदल दिया है। यूँ अब मुझे सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं खुद नजर आना चाहूँ। ये कहकर वो गायब हो जाती है और ये फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर गूगल या कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी इस तरह का आई लेंस मार्केट करती है तो मुझे लगता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो एडवांस होती होती बहुत आगे निकल जाती है। तो मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में ये लेंस हमारी दुनिया को बहुत स्मार्ट कर देंगे, लेकिन उसके नुकसानात किस नोयत के हो सकते हैं ये अंदाज़ा आपने फिल्म की स्टोरी से लगा लिया होगा।
मौजूद खतन ज़रात। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगली कौन सी मूवी जो है वो ऐसी जो साइंस पर हो या मिस्ट्री पर हो या किसी दिलचस्प टॉपिक पर हो, वो मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो आप मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।